हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एच फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम हमारा चैप्टर 4 कर रहे थे, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था, जो हमने इसके अंदर पढ़ा है, वो हमने देखा कि यार हमारे पास क्या क्या इंस्टीट्यूशन है। जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गई। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हमारा लेजिस्लेचर वाला जो इंस्टीट्यूशन था उसके बारे में समझ लिया, उसके कॉम्पोजिशन को देखा, किस तरीके से वो वर्किंग करते हैं वो हमने देखा। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग हमारे एग्जीक्यूटिव जो है इंस्टीट्यूशन उसको पढ़ेंगे और हमारा जो जुडिशरी है उसको समझेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं और सीधा हम डीप डाइव करते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव को समझते हैं। ठीक है, तो पहला निकल के आता है कि एग्जीक्यूटिव के अंदर होते हैं एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? तो यहाँ लिखा है जैसे व्हाट डज द टर्म एग्जीक्यूटिव मीन। ठीक है, तो पहले ये टर्म समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव से मतलब क्या है। मतलब ये आपने इंस्टीट्यूशन बता दिया एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, इन लोगों का काम क्या है। तो क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट मतलब किस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या काम ये करते हैं? डिसीजंस को। और डिसीजन कौन ले रहा था? लेजिस्लेचर में बैठे लोग, है ना, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उन्होंने जो ऑर्डर दिया, उन्होंने जो बिल बनाया, उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहे थे? एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उनके एग्जीक्यूशन का काम कौन करते हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब इस वर्ड को, एग्जीक्यूटिव को रिलेट करो किससे? स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम से। तो ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग भी थे जिन्होंने ये ऑफिस मेमोरेंडम में ऑर्डर निकाला था, तो वो लोग कौन थे? वो लोग थे हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। आया समझ में कि यही वो लोग थे जिन्होंने ये ऑफिस मेमोरेंडम निकाला था। ओके, तो अब क्वेश्चन उठ के आया एक और, आर एग्जीक्यूटिव्स ऑलवेज पॉलिटिकल? ये जो एग्जीक्यूटिव्स है क्या वो हमेशा पॉलिटिकल होते हैं, या उनके अलावा भी कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे पास? तो वो देखते हैं। तो देखो, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक होता है हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक हमारे पास है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको हमने वोट देके इलेक्ट करा है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का टर्म कितना होता है हमारे देश में? 5 ईयर्स। ठीक है, और ये नाम से समझ में आ रहा होगा कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है, ये इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये किस तरीके से आते हैं? ये आते हैं मेरिट बेस से। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ओके, तो इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि भाई लोगों के द्वारा इलेक्ट करते हैं और कुछ समय के लिए ये अपना कार्यकाल निभाते हैं। फिर क्या है? वेकेट द पोजीशन विद द चेंज इन गवर्नमेंट। ठीक है, अभी इलेक्शन हुआ, ये लोग आए, इनको इलेक्ट हो गया, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन गए। लेकिन जैसे ही चेंज होगा गवर्नमेंट के अंदर, जैसे कोई दूसरी सरकार आएगी, तो जो करंटली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं अभी, वो चेंज हो जाएंगे, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। पॉलिटिकल लीडर्स में जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, सीएम हो गए। जो हमारे मोदी जी हैं वो क्या है? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या करते हैं ये? जो भी गवर्नमेंट का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये हमने देखा हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है? तो जैसे मैंने बताया, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, यानी कि इनका एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन में जो मेरिट निकलती है उनमें जो लोग क्लियर करते हैं उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है लंबे समय के लिए। अब लंबे समय के लिए जैसे अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो जैसे रिटायरमेंट की एज होती है जैसे 60, तो वो इतने सालों तक रहेगा। उसके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जैसा हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में था कि 5 साल बाद आपको चेंज कर दिया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इसीलिए हम इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सरकार चाहे कितनी भी बार चेंज हो जाए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स परमानेंट ही रहेंगे। सरकार चेंज होने के साथ साथ इनकी पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है,
तो दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, जो मैंने अभी बताया कि रूलिंग पार्टी हो, गवर्नमेंट कोई भी चेंज हो रही हो, ये फिर भी ऑफिस के अंदर रहेंगे, इनकी पोजीशन रहेगी। फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स यानी हमारे देश में यूपीएससी है, ठीक है, और स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट पीसीएस है ना। तो ये लोग जो एग्ज़ाम्स देते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स बनते हैं, जिन्हें हम सिविल सर्वेंट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आईएएस हो गए, आईएएस यानी जो हमारे कलेक्टर होते हैं, आईपीएस यानी एसपी जो होते हैं हमारे। तो ये जो लोग हैं जो ये दिख रहे हैं, ये कौन है, ये है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ये मेरिट बेस पे आए हैं और ये लॉन्ग टर्म तक सर्व करेंगे। और जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इनकी जो पीरियड होता है वो कम होता है, और गवर्नमेंट की पावर चेंज होती है, अगर रूलिंग पार्टी चेंज होती है तो ये भी चेंज हो जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। तो इससे हमें ये समझ में आया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अलावा भी हमारे पास एग्जीक्यूटिव के टाइप हैं, यानी कि जो हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। ओके, ठीक है। तो वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? नॉन पॉलिटिकल से क्या मतलब है, जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स थे ना, वो लोग, कि भाई जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है, इनकी पावर ज़्यादा क्यों है हमारे नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव से? तो इनके काफ़ी रीजंस है, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। तो देयर आर मेनी आर्ग्यूमेंट फॉर दिस, कि भाई पहले ये समझ लेते कि इनके पावर देने की क्या ज़रूरत है, कि भाई इनके पास ज़्यादा क्यों होनी चाहिए। तो उसके आर्ग्यूमेंट्स निकल के आते हैं कि यार जो सिविल सर्वेंट्स है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है, जो मेरिट बेस से आ रहे हैं, यूजुअली मोर एजुकेटेड, उनके पास शिक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। और क्या है, दे हैव मोर एक्सपर्ट नॉलेज, बिल्कुल उनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है वो भी काफ़ी अलग डाइवर्सिफाइड होता है, तो उन्होंने काफ़ी नॉलेज अलग अलग फील्ड से गेन करा होता है। और ये जो एग्ज़ाम दे के भी आ रहे होते हैं, उनके अंदर भी ये लोग काफ़ी अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, अलग अलग फील्ड के बारे में जानते हैं, प्लस मेरिट में आते हैं। तो इनका जो नॉलेज बेस है वो जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है उनके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्या पॉइंट निकल के आता है कि समटाइम्स द मिनिस्टर मे नो वेरी लिटिल अबाउट द इश्यूज। ऑब्वियस सी बात है, जब इनका नॉलेज बेस ज़्यादा है तो ये सिचुएशंस को काफ़ी बेटर तरीके से समझ पाएंगे और काफ़ी बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो जब अगर हम ये चीज़ें देख लेते हैं कि यार सिविल सर्वेंट्स जो है या जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस अगर इतनी ज़्यादा है, तो फिर इनके पास पावर ज़्यादा क्यों है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास? उनके भी कुछ रीजंस रहे होंगे ना, तो वो रीज़न पढ़ते हैं। देन वाई डिड द मिनिस्टर्स हैव फाइनल से, जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन डिसीजन मेकिंग? तो रीज़न क्या है? द रीज़न इज दैट इन अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या था कि जो पावर होनी चाहिए वो किसके पास होनी चाहिए? उनके पास होनी चाहिए जिनको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है। आया समझ में, डेमोक्रेसी से रिलेट करके? तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, विल ऑफ द पीपल को क्या रख रहे हैं, सुप्रीम। विल ऑफ द पीपल कैसे सुप्रीम होगी, कि जो उनके इलेक्टेड लोग हैं उनके पास ज़्यादा पावर हो, है ना। क्योंकि जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है, जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनको तो लोगों ने इलेक्ट नहीं करा है, तो अगर इनको ज़्यादा पावर देते हैं तो हमारे जो लोगों की विल है वो तो आ नहीं पाएगी ना। जो हमारा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है उसको हम वायलेट कर देंगे। इसी वजह से तो मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसलिए हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ही शी इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। ही शी कौन? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर क्या है, सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करने की, ठीक है। एक्सपर्ट कैन टेल द रूट। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स कौन हो गए? एक्सपर्ट्स हो गए हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जो कि सिविल सर्वेंट्स वगैरह ये जो है, ठीक है। तो जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक्सपर्ट हैं काफ़ी फील्ड में, तो वो रूट बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, किनको? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को। बट समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन, यानी कि जो हमारे नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है, वो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को रास्ता दिखा सकते हैं कि यार आप इस तरीके से करो,
इस सिचुएशन को पर्टिकुलर तरीके से हैंडल करो, बट जो लार्जर व्यू है, जो लार्जर डिसीजन है, वो किसके अंदर लाई करना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास। बिकॉज ये लोग कौन है, ये लोग हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है। तो अगर इनके पास ज़्यादा पावर रहेगी तो क्या रहेगा, जो विल ऑफ द पीपल है वो अपहोल्ड होगी। ठीक है, अब समझ में आएगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर ज़्यादा क्यों है इन कंपैरिजन टू दी नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, तो क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली अ पर्सन। ठीक है, देखते हैं, ही शी इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। अब ये कैसे, भाई ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मेयरली केवल और केवल एक पर्सन नहीं है, एक मामूली इंसान नहीं है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है किसका, हमारे देश का। अब इसके रीजंस होते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या चलती है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या बला है, ये तुम आने वाली क्लास में पढ़ोगे, लेकिन इसी की वजह से जो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका काफ़ी मेजर रोल हो जाता है डिसीजंस के अंदर, कंट्री के अंदर। अब इसके कंपैरिजन में एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे यूएसए वगैरह में हम देखते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो रियल पावर कहाँ लाई कर रही है, प्राइम मिनिस्टर के पास। ओके, येट देर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा किसके लिए, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब ये क्या बोल दिया कि भाई हम तो देखते आ रहे हैं कि हम हर 5 साल में वोटिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हैं। तो लिटरली रियल लाइफ में, रियल जो सिनेरियो होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए वोट कर रहे हो। आप इलेक्शंस में हर 5 साल में एक पार्टी को वोट करते हो। ठीक है, अब उस पार्टी का जो लीडर होता है, ठीक है, उस लीडर को बाद में जाके प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, वो अपॉइंट करते हैं क्या, पीएम। ठीक है, मतलब कि आपने एक पार्टी को चुन लिया, अब उस पार्टी का जो लीडर होगा उसको एज ए पीएम अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो हम जो इलेक्शन में वोट देते हैं हम पर्टिकुलर पार्टी को दे रहे हैं, अब उसका कोई लीडर होगा तो उसको फिर पीएम चुना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है पीएम को चुनने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे लिखा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अब एक बात आती है कि कैन ही अपॉइंट मी ऑल्सो, मी मतलब तुम्हें या मुझे, क्या प्रेसिडेंट तुम्हें या मुझे भी अपॉइंट कर सकता है एज अ पीएम, एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो देखो यार सिंपल है, कर तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप किसी पार्टी के लीडर हो, आप अगर जीत जाते हो तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो। बाकी ऐसे उठ के सुबह सोचा आपने प्रेसिडेंट ने कि यार ठीक है आज इनको बना देते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए कंडीशंस होती है, वो आपको फुलफिल करनी होती है। ओके, तो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोएलिशन पार्टीज इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होंगे या कोएलिशन पार्टीज का मतलब होता है कि मान लो कि एक सिंगल पार्टी अपनी मेजोरिटी नहीं बना पा रही, तो कोई दो पार्टी, ठीक है, पार्टी 1 और पार्टी 2, है ना, मिलके एक डिफरेंट पार्टी बना देती है। तो ये एक पार्टी थी और एक ये अदर पार्टी थी, इन दोनों ने मिलके एक एक कंबाइंड पार्टी जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कोएलिशन पार्टीज। तो उनके जो लीडर होंगे उनको आप प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो। और कौन बनाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। फिर क्या होगा, ही शी कंटिन्यूज टू बी इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोएलिशन। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तब तक पावर में रहेंगे जब तक कि वो लीडर बने रहेंगे किसके, कोएलिशन पार्टी के या अपने मेजोरिटी पार्टी के। ठीक है, अब हम पावर्स देखते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी पावर्स क्या क्या है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयर करते हैं किसको, कैबिनेट मीटिंग्स को। चेयर का मतलब कि ये चेयरमैन होते हैं उस मीटिंग के। ठीक है,
अब उसमें ये कोऑर्डिनेट करते हैं, इनका फाइनल डिसीजन होता है। अब कैबिनेट मीटिंग्स मतलब जो इनकी जो कैबिनेट होती है वो ही सारे मेजरली डिसीजन लेते हैं, तो उनको ये चेयर करते हैं, चेयरमैन होते हैं, और उसमें ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं कि किस तरीके से काम होगा। फाइनल डिसीजन लिया जाता है किसी भी बात पे, अगर कोई फाइनल डिसीजन तो वो प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं। ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हीज लीडरशिप। ऑल मिनिस्टर्स का मतलब जितने भी इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, सारे जो भी मिनिस्टर्स हैं पार्लियामेंट में, वो किसके अंडर लीडरशिप में काम करेंगे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। किस तरीके से कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके काम को। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब इनको इधर भेजा, इनको इस मिनिस्ट्री में भेजा, ये काम आपने इन मिनिस्टर को दे दिया, ये काम आपने उस मिनिस्टर को दे दिया। ठीक है। इवन ही कैन डिसमिस मिनिस्टर्स, कि ये किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, रिजाइन कराने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पावर्स है जिससे हमें पता चल रहा है कि जो भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं अदर देन प्राइम मिनिस्टर, सारे अंडर में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर। ओके। तो ये जो मैंने बताया था हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मैंने बताया, तो इस तरीके से एक अलग सिमिलर वर्ड है जो बोलने का तरीका, कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है। और जो मैंने बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक पाइवटल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। इसी वजह से कई बार हम हमारे जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसे हम प्राइम मिनिस्टीरियल मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। ठीक है। पावर इनके पास ही लाई कर रही है ना। ठीक है। तो इसलिए कई बार हमारी जो गवर्नमेंट का जो टाइप है, हम कई बार उसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। अब और देखो कि रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग द पावर ऑफ पीएम। अब ये तो आज के टाइम पे काफ़ी विजिबल है। मीडिया का रोल भी अगर आप देखो, तो जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी हैं, तो कई बार वो जो करते हैं ना मन की बात, मीडिया के थ्रू आके आम जनता को अपने दिल की बात बताते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है इस सिचुएशन के बारे में। तो कहीं ना कहीं पीएम का रोल मीडिया से आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली अपनी बात को सिटीजन्स के सामने रख सकते हो और उनकी प्रॉब्लम्स भी समझ सकते हो। ठीक है। तो काफ़ी पाइवटल रोल प्ले करते हैं हमारे मीडिया। पॉलिटिकल पार्टीज भी करेगी, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज अलग होती है, और कहीं ना कहीं अगर आप किसी पार्टी के पीएम मतलब किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हो, तो उनके आइडियोलॉजीज आप भी इम्बाइब कर लेते हो अपने अंदर। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है आपके बैकग्राउंड में, और जो मीडिया का रोल है आज के पीएम का, अगर हम सिनेरियो देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ पीएम डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन दैट होल्डिंग दैट पोजिशन। ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि जो पीएम की पावर है, अब उसको किस तरीके से वो बंदा यूज करता है, वो टोटली सॉलिडली डिपेंड करता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये तो बहुत ही वाजिब बात है ना, कि अगर अच्छा इंसान होगा, पोटेंशियल वाला होगा, काम करने वाला होगा, तो वो पावर्स का अच्छे से यूज करेगा, जिससे वो देश को अच्छी तरह अच्छी डेवलपमेंट की ओर ले जा सकता है। ठीक है। नहीं तो अगर वो सही नहीं होगा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगा, तो डाउनफॉल तो आना है ही है फिर। ठीक है। तो बहुत ही एक वो हो जाता है कि भाई पर्सनैलिटी काफ़ी मैटर करती है, कि जो हमारे देश के पीएम है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो फिर वो किस तरीके से पावर का यूज़ करेंगे, तो ये काफ़ी मैटर कर जाता है। ठीक है। तो ये हमने देखी पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब ये तो हमने देखा था कि पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन मेजोरिटी पार्टी। अब जो पावर ऑफ द पीएम है, वो कॉलिशन पॉलिटिक्स, यानी कि कॉलिशन जो होती है, कॉलिशन जो पार्टीज बनती है, जो मैंने बताया था कि दो पार्टीज को मिला के जो बन जाती है एक पार्टी, उसमें पीएम का पावर का क्या रहता है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो उस जगह पे पीएम की जो पावर होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बट इन कंपैरिजन टू दी मेजोरिटी पार्टी वाली सिस्टम में और कॉलिशन पार्टी सिस्टम में, कॉलिशन पार्टी के अंदर पीएम की जो पावर्स है थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। किस तरीके से? कि भाई कॉलिशन गवर्नमेंट क्या है, अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप, है ना, या डिफरेंट पीपल। तो जब अलग अलग लोगों के ग्रुप में हो, मतलब देखो एक चीज समझो, कि मान लेते हैं कि एक पार्टी है,
और दूसरी पार्टी है, ये दोनों मिलके मर्ज हो जाती है, लेकिन इस पार्टी का जो बंदा है वो पीएम बनता है ना। तो कहीं ना कहीं उसको इस वाली पार्टी की जो विल्स हैं, जो भी बातें हैं, वो भी तो ध्यान में रखनी होगी ना। तो उसकी जो पावर का सिनेरियो था वो कहीं ना कहीं तो घटेगा। अब अगर नहीं मानोगे तो आपकी मेजोरिटी गिर जाएगी और आपको पीएम से हटा देंगे। तो इस तरीके से उनकी पावर यहाँ थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ही शी इज रिक्वायर्ड टू हीड टू द व्यूज एंड पोजीशन ऑफ कोलिशन पार्टनर्स, कि भाई उनके व्यूज, उनकी पोजीशंस, उनकी क्या राय है, ये सब चीज़ों का उनको ख्याल रखना पड़ता है। इससे क्या होता है कि उनकी पावर थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। अब क्या है कि उनका सपोर्ट भी एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर मेजोरिटी अगर आपकी गिर गई तो गवर्नमेंट भी गिर जाएगी, और गवर्नमेंट गिर गई तो आप पीएम का ही करें। तो इस तरीके से क्या होता है कि कॉलिशन पार्टीज के अंदर थोड़ा पीएम की जो पावर्स है वो डिक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू दी मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था कि भाई ऑल मिनिस्टर वर्क्स अंडर हिज लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क एंड कैन डिसमिस मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को अपनी अपनी राय देते हैं। अब जो ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या इनका कॉम्पोजिशन है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन एडवाइस किसकी लेंगे? प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि आगे जाके जो ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको हम COM भी बोलते हैं, ये किसके अंडर में काम करेंगे? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करेंगे। किसको एडवाइस देंगे? प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देंगे। तो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे, लेकिन वो एक बार राय लेंगे किनकी? प्राइम मिनिस्टर की, कि भाई मैं इनको अपॉइंट कर रहा हूँ, क्या ये सही है? तो आप बता दो। अब बात आती है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये अपॉइंट कहाँ से होते हैं? क्या ये हम लोग, जो हमारी आम जनता है, आप और मैं हैं, हम लोगों से ये निकल के आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या कहीं और से इनको पिक करा जाता है? तो वो देखते हैं कि फ्रॉम वेयर दे आर अपॉइंटेड। तो फ्रॉम हीज ओन पार्टी और फ्रॉम द कॉलिशन पार्टनर। फ्रॉम हीज ओन पार्टी से मतलब है कि जो पीएम की पार्टी है, जो मेजोरिटी पार्टी है, या अगर कॉलिशन गवर्नमेंट है, कॉलिशन पार्टनर्स हैं, उनमें से ही इन लोगों को चुना जाता है जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, तो अपॉइंटेड काउंसिल मिनिस्टर में बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो एक केस हो गया। सेकंड केस क्या हो गया? और ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि ऐसे इंसान को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। मतलब दो केस बने, या तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, या सेकंड केस क्या देखा हमने कि वो नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। बट इसमें कंडीशन आती है। आप ऐसा भी नहीं है कि भाई यार आप उठे करें और किसी को भी लेके आ गए, इसमें कंडीशन है कि बट ही शी कौन? ये जो नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर आप इनको अपॉइंट करते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो ही शी हैज टू गेट इलेक्टेड इन अ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। यानी कि आपको अपॉइंट कर लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उसमें, ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट की सीट गेन करनी पड़ेगी। अगर आप गेन नहीं करते हो तो आपको हटा दिया जाएगा, गेन कर लेते हो तो आपका पीरियड आगे चलता रहेगा। तो ये कंडीशन है हमारे COM में लेने के लिए। तो देखो, अब क्या है ना, मैं जल्दी से, ये थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा कॉम्पोजिशन बता देता हूँ कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किस तरीके से है ना, कॉम्पोजिशन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसके बाद कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद कौन आते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिनके बारे में हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं हमारे, है ना। ये अब जो प्राइम मिनिस्टर है, इनके अंडर में आते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है,
अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना, इसके अंदर भी डिवाइड हो जाते हैं मिनिस्टर्स अलग अलग अपने काम से और पावर से। तो एक है हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद आते हैं हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और एट द लास्ट हमारे पास आ जाते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। और भी होते हैं जैसे हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्पोजिशन किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, कि भाई किसके अंडर में है ये, पीएम के अंडर में है। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कौन कौन आ जाते हैं हमारे, कि भाई हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हो गए, डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो गए, और बिल्कुल एंड में हमारे पास पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट्स हो गए। ठीक है, अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन हो गए या मिनिस्टर ऑफ स्टेट का क्या काम है, कि भाई डेप्यूटी मिनिस्टर्स के पास क्या पावर है कि ये लोग क्या काम परफॉर्म करते हैं। तो ये अब हम समझते हैं हमारे चार्ट से। ठीक है, तो हमने कॉम्पोजिशन देख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। हम्म, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तो जो हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले हमारे पास कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। मैं ये थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, ढंग से दिखेगा आपको। कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे टॉप पे है, तो इनका क्या काम है, ये हेड करते हैं, क्या हेड करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हो गई हमारी, जैसे डिफेंस मान लो, है ना, फॉरेन हो गई, फॉरेन मिनिस्ट्रीज जो है, तो इनको हेड करने का काम कौन करता है, हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। और ये जो हमारे देश का जो कैबिनेट होता है, जो मैंने बताया था कि जो मेजर डिसीजन लेता है गवर्नमेंट के, उनके ये पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हमारे रैंक 1 पे आ रहे हैं। ठीक है भाई, इनके बाद कौन आता है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इनका क्या काम है, या तो भाई इधर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, या तो इनको अपने काम का, अपनी मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाएगा कि भाई सारा काम इनको दे रखा है, इनके पास पावर है कि उनको किस तरीके से काम करना है, इंडिपेंडेंट है वो अपने काम को करने के लिए। या इनको मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में अटैच कर दिया जाएगा टू दी, किनके साथ, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, कि भाई या तो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया, या इनको अटैच कर दिया डिपार्टमेंट्स के साथ जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके साथ, कि या तो आप इनके अंडर में काम कर दो या हम आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये विल के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब अगर इनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे दिया तो भी इनको सुपरविजन किसके अंडर में काम करना है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। अटैच भी कर दिया तो भी वैसे भी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ करना है। तो सुप्रीम कौन होगा, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे हमारे ये जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो तो पार्ट थे किसके, कैबिनेट के, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट, कौन, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब ना तो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है, नो इंडिपेंडेंट चार्ज गिवन। ठीक है, इनको अटैच ही रखा जाएगा। अटैच किन के साथ रखा जाएगा, या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के साथ रखा जाएगा या कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ रखा जाएगा। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता है ना। क्या करते हैं ये, असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो मैंने बताया, या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे या कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये मेंबर नहीं होते किनके, कैबिनेट के। तो हमने देखा कि भाई कैबिनेट के मेंबर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ना तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और ना डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं। अब एट द लास्ट क्या आ जाता है हमारे पास, कुछ है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ठीक है, अब इनका क्या काम है, नो डिपार्टमेंट, ठीक है, अंडर देयर कंट्रोल, इनके कंट्रोल में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, क्या करते हैं ये, असिस्ट करते हैं, किनको करते हैं, मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं इन
पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। ठीक है, तो इनका केवल असिस्ट करने का काम है, इनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, कोई डिपार्टमेंट इनके अंडर में नहीं है। तो ये हमने हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका कॉम्पोजिशन पढ़ लिया कि भाई किनके अंडर में आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आ रहे हैं। और क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो गए और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हो गई। तो ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे हमने वो देखा था कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वैसे ही कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जो भी मेजर डिसीजन हमारे ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं, कैबिनेट बैठ के लेता है। जो भी देश के अंदर मेजर कानून बनना है, जो भी करना है, वो कैबिनेट लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जैसे आपने देखा होगा कि अभी मैंने बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी किसके अंडर में आ रहे हैं, कैबिनेट के अंदर में आ रहे हैं, है ना। इसीलिए कभी कभी हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इक्वल्स टू बोल देते हैं कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। अब बिकॉज क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर टेक्स मेजर डिसीजन इन देयर मिनिस्टर्स, ठीक है, या कंट्री के अंदर। ठीक है, अब कोई मिनिस्ट्री है उसमें डिपार्टमेंट्स होंगे, है ना। उस डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरीज जो मैंने बताया था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं या कैबिनेट सेक्रेटरीज जो होते हैं, कौन होते हैं वो लोग, हमारे सिविल सर्वेंट्स। और सिविल सर्वेंट्स कौन थे, हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब समझ में आया सिस्टम किस तरीके से कनेक्टेड है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हो गए, हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हो गए, किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है कि ये लोग वो हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स थे जो अटैच हो गए, काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी जो सेक्रेटरीज को हेड कर रहे हैं वो कौन है, हमारे सिविल सर्वेंट्स यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम हमारा वर्क करता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, अब हम जानेंगे हमारे प्रेसिडेंट के बारे में कि व्हाट्स डिफरेंट अबाउट दिस, के इनके बारे में डिफरेंस क्या है, कुछ अलग बात क्या है प्राइम मिनिस्टर से हटके। ओके, तो देखो, ही शी इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो कौन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। कि स्टेट जो हमारे जितने भी कंट्री के अंदर स्टेट्स हैं उनके हेड कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ही शी हैज द नॉमिनल पावर लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, नॉमिनल पावर का मतलब है कि इनके पास कोई रियल पावर नहीं है। तो रियल पावर कहाँ है, रियल पावर है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। और इनको हेड कौन करता है, हेडेड बाय हमारे पीएम। तो इनडायरेक्टली हमारी रियल पावर इनके पास है। ठीक है, आया समझ। तो नॉमिनल पावर से मतलब था कि भाई इनके पास ऐसे कोई ऐसा सच कोई रियल पावर नहीं, साइनेटरी पावर जरूर है इनके पास। कि जैसे मैंने बताया था कि बिल के अंदर इनका काम सिंपल सा क्या है कि आप चाहोगे तो ये बिल बनेगा, नहीं चाहोगे अगर साइन नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। एक तरह से इनकी पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी क्वीन ऑफ ब्रिटेन के पास, कि भाई बस नॉमिनल हेड बना रखा है, कोई रियल पावर इनको दी नहीं गई है, जैसे हमारे क्वीन ऑफ ब्रिटेन के पास है। ओके, तो जो इनका फंक्शन है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, आर मोस्टली सेरेमोनियल। ठीक है, तो एक सेरेमोनियल हेड की तरह, यानी कि जो हमारी फैमिली के अंदर होते हैं ना, बड़े मेंबर होते हैं, ठीक है, उनको आप इज्जत देते हो, एक सेरेमोनियल के मतलब कई हर काम में आगे रखते हो, उन तरीके का रोल हमारे प्रेसिडेंट का यहाँ है। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट है इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उनको कोई डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनके इलेक्शंस इनडायरेक्टली होते हैं। तो कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, दे आर इलेक्टेड बाय एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब किस तरीके से, कि द वन हु गेट्स द मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे एमपी एमएलए वगैरह ये लोग हैं, ये इलेक्शंस इनका इनडायरेक्टली चलता है, ये वोट देते हैं कुछ अब जो भी कैंडिडेट्स होते हैं प्रेसिडेंट्स के बनने के लिए, और जिसको मेजोरिटी वोट मिलते हैं उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो प्रेसिडेंट है उनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट वे में होता है, ना कि डायरेक्टली, यानी कि इनको लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं करा जाता, इनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है। और कौन इलेक्ट करता है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ही रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन बट कैन नेवर क्लेम
द डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट। ठीक है, अब एंटायर नेशन रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं कि भाई कोई भी अगर ऑर्डर होता है, फॉरेन ऑर्डर, तो किसके नाम पे लिया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, वॉर डिक्लेयर करनी है तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, किसके अंडर में आती है? वो आती है हमारे प्रेसिडेंट के अंदर में। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट तो हमारे एंटायर नेशन को करते हैं, बट क्लेम नहीं कर पाते कोई डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट, क्योंकि आप और हम लोग भी क्या करते हैं कि पीएम को जानते हैं कि हाँ यार पीएम पीएम कर रहे हैं, लेकिन जो भी सारा काम लिया जा रहा है देश के अंदर, जिनके नाम पे लिया जा रहा है, वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम से सारा काम कर रहे हैं हम एंटायर नेशन का। ओके, ठीक है। जैसे हमने पावर्स देखी थी प्राइम मिनिस्टर्स की, वैसे हम देखते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर हम इफ वी गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की नज़र से देखें, तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू एवरीथिंग, यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर है सब चीज़ों की। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की आंखों से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के वे से देखें, ठीक है, किस तरीके की पावर? कि ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है, किसके नाम से ली जा रही है? प्रेसिडेंट के नाम से। ठीक है, मेजर अपॉइंटमेंट सच एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, स्टेट के गवर्नर्स, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स या एम्बेसडर्स जो हमारे अदर कंट्रीज में जाके सर्व करते हैं टू अदर कंट्रीज, आर डन बाय किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी कि जो मेजर अपॉइंटमेंट्स है, लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, गवर्नर्स हो गए स्टेट के, इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए अदर कंट्रीज में जो हम अपॉइंट करके भेजते हैं, उन सबकी अपॉइंटमेंट किसके अंडर में होती है? हमारे प्रेसिडेंट के अंडर में। कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, यानी कि कोई भी किसी भी अदर कंट्रीज के साथ हमारी कोई ट्रीटी हो रही है, चाहे वो किस तरीके का भी एग्रीमेंट हो, पैक्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल पैक्ट हो, डिफेंस पैक्ट हो, डिफेंस एग्रीमेंट्स हो, तो ये सारे एग्रीमेंट्स किन के नाम में होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। मतलब कितना बड़ा रोल है यार, देखा जाए तो, कि भाई सारा जो गवर्नमेंट की, हमारे एंटायर नेशन की जो सारी चीज़ें हो रही है, वो किन के नाम पे हो रही है? प्रेसिडेंट के नाम पे, है ना। जो प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, ये मैंने पिछली साइड में बताया था कि एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उनके हेड कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री टू ऑन द एडवाइस गिवन टू हिम, यानी कि क्या होगा अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दे और वो उसको नहीं माने, है ना। ठीक है, तो भाई अगर प्रेसिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन कर रहा है? हमारे पीएम साहब। यानी कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई एडवाइस देते हैं जो प्रेसिडेंट सेटिस्फाई नहीं होते कि भाई ये एडवाइस सही नहीं है, तो प्रेसिडेंट्स की पावर क्या है इस रिगार्डिंग? कि वो वापस बोल सकता है किनको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कि भाई आप ये जो आपने एडवाइस दी है ना, इसको रिकंसिडर करो, एक बार और सोचो, एक बार और अलग तरीके से देखो, और फिर मेरे को वापस एडवाइस दो। कि भाई आपने एक बार एडवाइस दी, मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप वापस इस बारे में सोचो, इस चीज़ को एक अलग व्यू पॉइंट से देखो। ऐसा इनके पास पावर है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वापस रिकंसिडर करके वापस अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं सेम चीज़, तो ही और शी यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड टू एक्ट है अकॉर्डिंग किसके? टू द एडवाइस रेंडर्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। मतलब कि आप एक बार तो बोल सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि भाई आप लोग इस चीज़ को रिकंसिडर करो आपकी एडवाइस को, लेकिन अगर वापस जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वापस बोलते कि नहीं यार हमने कर लिया, रिकंसिडरेशन हो गया हमारा, हम सेम चीज़ आपको बोलते हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड है, उसको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, उस एडवाइस पे उसको एक्ट करना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बाउंडेशंस हो गई प्रेसिडेंट की पावर पे। अब सेम देखते हैं कि भाई केस विद द लॉ मेकिंग, कि लॉ मेकिंग में प्रेसिडेंट का क्या रोल हो गया। ठीक है, कि भाई यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू, कि लॉ मेकिंग में प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्रेसिडेंट क्या करता है ना। तो क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ मेजोरिटी, बट इन केस नो पार्टी और coalition get majority in Lok Sabha, then president exercise her discretionary power। यानी कि मैंने बताया था जैसे कोई मेजोरिटी पार्टी या कोalition पार्टी का लीडर होता है, उसको कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब।
लेकिन अगर कोई पार्टी मेजोरिटी कर ही नहीं पा रही है, ठीक है, तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज करके किसी एक इंसान को पीएम की पोस्ट पे डाल सकते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि भाई आप जाके अब मेजोरिटी गेन करो। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो इसी के साथ हमारा एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, तो लास्ट पिलर क्या बच गया हमारे इंस्टीट्यूशंस का? जुडिशरी, है ना, जो हमारे कोर्ट्स वगैरह है। तो अब इसको समझते हैं कि हाँ यार ठीक है, एग्जीक्यूटिव देख लिया, लेजिस्लेचर देख लिया कि लेजिस्लेचर कानून बना रहा है और एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर रहा है उस चीज़ को। अब इन चीज़ों पे ध्यान कौन रखता है कि सही है कि गलत है, कि लोगों के साथ सही हो रहा है नहीं हो रहा, कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको सॉल्व कौन करता है? हमारी जुडिशरी। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करो विद द ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम से कनेक्ट करो जो हमारे मंडल कमीशन था, है ना, वो जो निकला था। भाई उसमें क्या हुआ था कि एक बार आपने निकाल दिया, फिर उस पर केस चला इंदिरा सोनी का, फिर आपने उस चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि भाई कॉन्सेप्ट निकाला था ना वो, क्रीमी लेयर रखो आप इसमें। तो ये डिस्प्यूट सॉल्व करा किसने? जुडिशरी ने, कोर्ट्स ने। ठीक है, अब एक चीज़ सोचो, व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशरी? ठीक है, काफ़ी चीज़ें हो सकती है यार। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको पनिशमेंट देने के लिए कोई नहीं है, आपको टोकने रोकने के लिए कोई नहीं है, कोई गलत चीज़ को सही करने के लिए कोई नहीं है, तो कंट्री रन कैसे करोगे? कंट्री तो बिल्कुल एट द एज ऑफ एंड पे आ जाएगी ना, कि भाई खत्म होने पे आ गई है ना। तो कह सकते हैं ना कि वी कैन से दैट जुडिशरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर अब कोई गलत कानून ले आता है या एग्जीक्यूटिव सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते हैं और दो स्टेट्स को आपस में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब डिस्प्यूट्स का रिजॉल्व कौन करेगा? हमारी जुडिशरी करेगी। तो अगर रिजॉल्व करने वाला ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो काम ढंग से नहीं चलेगा। तो इसी वजह से जो जुडिशरी है इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ऑल द कोर्ट एट डिफरेंट लेवल इन आवर कंट्री पुट टुगेदर, यानी कि डिफरेंट लेवल पे जो हमारे कोर्ट्स है वो एक साथ जोड़े गए हैं। किस तरीके से? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है हैज ए इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एक सिंगल काइंड ऑफ जुडिशरी है। अब इससे क्या मतलब है? इसको ऐसा समझो कि भाई सबसे पहले हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? हमारी हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है, सारी पावर, मेन पावर जो है सिर्फ किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं? हमारे हाई कोर्ट्स हो गए। इसके बाद कौन है? हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। फिर पंचायत वगैरह कुछ भी ले लो आप, है ना, जो लोकल लेवल पे हो गए, हमारे ग्राउंड लेवल पे। अब पॉइंट इंटीग्रेटेड से मतलब क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ पास करता है या कुछ लॉ बनाता है, कुछ भी चीज़ पे अपना व्यू करता है कि भाई अब से ये होना चाहिए, तो इसके ऑर्डर को भाई आप इसको भी मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और इनको भी मानना पड़ेगा। लेकिन वाइस से वर्सा नहीं होगा। अगर हाई कोर्ट में कोई, हाई कोर्ट अगर किसी लॉ को चेंज करता है या किसी चीज़ पे अमेंडमेंट लाता है, तो पर्सन के पास चॉइस है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए इसके बाद, कि भाई हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, मुझे नहीं लगता ये सही है, आप इस पे एक बार वापस चेक कर लो। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई लॉ बना रहा है तो वो सारे कोर्ट्स को मानना पड़ रहा है। लेकिन अगर नीचे वाले कोर्ट्स अगर कुछ बना रहे हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को चेंज कर सकता है। ये जो एक लॉ किसी एक इंसान के बनाने से सबको नीचे वाले कोर्ट्स को मानना पड़ रहा है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब समझ में आया वर्ड का मतलब, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, ठीक है, जो अब हमारी जो जुडिशरी है वो किस तरीके के डिस्प्यूट सॉल्व करती है? कि भाई डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि एक मैं सिटीजन्स हूँ, एक आप सिटीजन्स है ना, तो अगर हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको भी सॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा, डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, कि मतलब एक हो गया सिटीजन, एक ए, और एक हो गई कोई गवर्नमेंट। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में एक कौन है? सिटीजन है ना, तो ए यानी कि जो सिटीजन और प्लस जो गवर्नमेंट है, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी। तो ये एक और काम हो गया इनका।
डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट, ठीक है, या तो दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है उसको भी कौन सॉल्व करेगा, हमारी जुडिशरी। इसके अलावा डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, भाई एक तो हो गई हमारी नेशनल गवर्नमेंट, है ना, प्लस हमारी एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी कौन सॉल्व करेगा, हमारी जुडिशरी। तो ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील है, किन केसेस में, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर, ठीक है। मतलब यही है हाईएस्ट, सबसे ज्यादा, इसके ऊपर कोई भी जुडिशरी के अंदर तो नहीं है। सबसे टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट। नाम से समझ में आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि ये सुप्रीम है। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट। जो मैंने बताया था कि भाई अगर हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, कहाँ जाके, सुप्रीम कोर्ट जाके, ठीक है। अब जो अपने पास जो है जुडिशरी, वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। मतलब कि वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट, जो हमने देखा था हमारे पिलर जो है वो इंडिपेंडेंस है, वैसे ही हमारी जो जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट है। तो पॉइंट आता है कि वाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज रिक्वायर्ड, है ना, सिंपल है। अगर आप इनके ऊपर किसी का पावर होगा, लेजिस्लेचर इन लोगों का, तो ये ढंग से डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, है ना, तो किसी ना किसी के साथ तो गलत होगा ना। तो सो डैट द जुडिशरी कैन वर्क इम्पार्शली, मतलब किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पार्शली आप हो गए, क्योंकि मैं इस बंदे के साथ पार्शलिटी कर रहा हूँ कि मैं इसको अच्छे से रख रहा हूँ, दूसरे को सही डिसीजन में नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इसीलिए हम इनको इंडिपेंडेंट रखते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का इनका प्रेशर ना रहे, इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको लागू कर सकें, उनके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकें। तो जो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो इंश्योर किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले होती है एक पॉइंट, थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। कैसे, जो बताया भी था मैंने कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, इनकी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एक पर्सन तो हमारे प्रेसिडेंट हो गए, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, और खुद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो हाईएस्ट जस्टिस या जो क्या बोलते हैं, जज तो होते हैं हमारी कंट्री के, उनको हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो इतने लोग इनको अपॉइंटमेंट करते हैं, है ना। अब अगर तुम इनकी वो भी देखो कि हाँ, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव अ जज, तो इनका जो रिमूवल होता है वो ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते आप, उसकी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। ये आने वाले हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, मैं सिंपली आपको ये वर्ड बता रहा था, ठीक है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस से होता है, नॉर्मली आप ऐसे नॉर्मल, आप कोई नॉर्मल ऐसे निकाल के नहीं कर सकते हो, काफ़ी लोगों की आपको उसमें सपोर्ट लेना होता है, किसी भी आपको जज को अगर आपको निकालना है तो सुप्रीम कोर्ट के, तो ही शी कैन रिमूव ओनली, जैसे ये लिखा है ना, बाय एन इम्पीचमेंट मोशन सेपरेटली बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोनों हाउसेज से 2/3 मेंबर्स की वोटिंग होनी ही होनी चाहिए। मतलब कि हमारी जो लोकसभा का अगर देख लो कि 545 मेंबर्स है, तो इनमें से 2/3 लोग अगर हाँ करते हैं कि हाँ यार इनको निकालना है, तब आप ये बोलोगे कि ये जो मोशन है वो लोकसभा से पास हो गया है ना, और यहाँ से पास होगा तो सेम फिर ये राज्यसभा में जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा कि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी इस मोशन को पास करने के लिए। तो कितनी लंबी प्रोसेस है कि इतने सारे लोग जब इकट्ठे होंगे और ये मेजोरिटी, ये स्पेशल मेजोरिटी आप फुलफिल कर पाओगे, तब जाके किसी एक इंसान को निकाला जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी नियरली इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, कि यार इतना सब कुछ होगा, ये सब होगा। तो काफ़ी रिजिड तरीका है इनका सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का। तो इसी तरीके से हम हमारी जो जुडिशरी है उसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, ठीक है।
तो ये जो हमारे करंट में जो हम पढ़ रहे थे, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मैं बता रहा था कि सबसे बड़े जो जज होते हैं उन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन पर रखते हैं। तो करंटली ये हमारे BR गवई जो है, ये करंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। यानी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको अपॉइंट करेंगे किस पोस्ट पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे, ठीक है। तो ये मेजर रोल प्ले करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हाँ यार, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो इनके पास इंटरप्रिटेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, इनका ज़्यादा माना जाता है कि अगर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो इनकी एडवाइस को ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो इंडियन जुडिशरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कि भाई इंडिया की जो जुडिशरी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल जुडिशरी है। किस तरीके से? हाउ? कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके पास पावर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा पढ़ सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, अलग अलग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ, कि कोई भी लॉ पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे बेस है नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल की जो फिलोसॉफी है उस पर खड़ा उतरता ही नहीं उतरता, उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। अगर अगर वो फुलफिल करता है तो वो लॉ रहेगा, नहीं करता तो वो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी लॉ पास होता है, कुछ भी हो चुका है, कोई भी एक्ट गवर्नमेंट ले रही है, तो अगर वो फंडामेंटल राइट भी है, और अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के या कोई भी बेसिक फीचर को वायलेट करता है, कोई भी गवर्नमेंट का लॉ, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू इस पे ले सकती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब वो इसमें इंटरप्रिटेट कर सकती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके व्यू को इस पे डाल के देख सकती है कि भाई ये लॉ वैलिड है या नहीं है, ठीक है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, वो एक्ट करती है किस तरीके का? गार्डियन। किसका गार्डियन भाई? फंडामेंटल राइट्स का। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ना, उसका गार्डियन कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी। देयर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हमारी पब्लिक लिटिगेशन है, जुडिशरी वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। कि अगर कोई मास मेजर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के साथ कुछ गलत हो रहा, तो उस अगर आप चाहो तो पब्लिक लिटिगेशन लगा सकते हो कि अगर मुझे लगता है कि यार इन ग्रुप के साथ सही नहीं हो रहा, तो मैं उनके बेसिस पे उनके साथ में रहकर पब्लिक लिटिगेशन डाल सकता हूँ। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जुडिशरी के अंदर। फिर उस पर वो लोग काम करेंगे, देखेंगे कि हाँ यार इनके साथ गलत हो रहा है, तो ये भी हो गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप ये कर सकते हो, है ना। जुडिशरी इंजॉयज ए हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। ये टाइम बाय टाइम जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम देखे जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा लोगों की हित में, लोगों के वेलफेयर में ही हमेशा कानून लेता है। तो जो हमारी करंट जुडिशरी है इंडिया के अंदर, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह हैं, इनको लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि ये हमेशा लोगों की विल को, लोगों के भले के लिए ही डिसीजन लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि भाई कैसे मोस्ट पावरफुल है, किस तरीके से हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ना। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 4 है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो हमने अब फिनिश कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे चैप्टर 5 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।